अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम दो अहम चीज़ें हैं जिन पर बात करेंगे। एक तो जो कल होने वाली तब्दीली है, एक इंतहाई अहम वजारत और वो वजारत ख़ज़ाना जिससे हफीज़ शेख साहब को फ़ारिग किया गया और हमाद अज़हर साहब को इसका इजाफ़ी चार्ज दिया गया है। अब बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। PDM और बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना है कि वज़ीर ख़ज़ाना की बरतरफ़ी बुनियादी तौर पर PDM की कामयाबी है, उनकी फ़तह है। दूसरी जानिब सवाल ये भी उठ रहा है कि इतने अरसे तक वजारत ख़ज़ाना का कलमदान उनको देने के बाद वजूहात क्या बनी कि अब उनसे ये कलमदान वापस लिया गया? क्या उनकी परफॉर्मेंस से वज़ीर आज़म सेटिस्फाई नहीं थे? बहुत सारे जगहों पर यह बात की जा रही है कि वज़ीर आज़म बहुत इज़्तिराब में थे और उनको बहुत फ़िक्र थी इस वक्त जो महंगाई है और एक आम आदमी की सफरिंग है, उसको लेकर यह वजह है कि सारे मामले पर यह फ़ैसला किया गया है। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ जो देखने की है वो ये कि दिसंबर 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक फ़ैसला आया था जिसमें यह कहा गया था कि मुंतखब नुमाइंदे काबीना कमेटी की सरबराही कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर यह भी एक बड़ी वजह है क्योंकि पहले हफीज़ शेख साहब मुशीर ख़ज़ाना थे। इस फैसले के बाद उन्हें वज़ीर ख़ज़ाना करार दिया गया और फिर ये ज़रूरी था कि वो किसी न किसी असम्बली से मुंतखब हों ताकि वो इस ओहदे पर रह पाएँ 6 माह के अंदर। गो कि वो सेनेट का इलेक्शन हार गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से, तो ये मुमकिन नहीं था कि जून के बाद भी वो रह पाते, लेकिन फिर भी जून में अब तक काफ़ी वक्त था, 2-3 महीने मज़ीद थे। तो ये सवाल स्टेज देयर के आया उनकी परफॉर्मेंस वजह बनी या ये फ़ैसला वजह है या वो इलेक्ट नहीं हो सके, ये वजह है। लेकिन एक बहुत बड़ी तब्दीली है और इस तब्दीली ने बहुत से सवालात भी खड़े कर दिए हैं। सवालात यकीनन इस वक्त मईशत को लेकर हैं, मईशत की बेहतरी या ख़राबी को लेकर हैं, एक आम आदमी की हालत ज़ार को लेकर हैं। और फिर जिस तरह पहले असद उमर साहब का नाम बोलता था, फिर हफीज़ शेख साहब आ गए। ये तब्दीलियाँ क्या एक बेहतर स्ट्रैटेजी इसको कहा जाएगा या इसको अदर वे राउंड देखना चाहिए कि ये तब्दीलियाँ ये बता रही हैं कि अब तक 2.5 साल गुजरने के बाद भी स्टेबल नहीं हो पाए मामलात और स्टेबल नहीं हो पाई ये गवर्नमेंट। मैं चाहूँगा इस इशू पर हम बात करें। इसके साथ साथ इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक चीज़ प्लान कर रही है वो पंजाब की तब्दीली है। उसके लिए वो हमज़ा शहबाज साहब से रब्ते की कोशिशें और तमाम तर बातें जो कल के दिन में ही सामने आ गई थी, लेकिन अब मज़ीद उस पर एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि वो पंजाब में तब्दीली लाने के लिए तमाम तर काम अपना करेंगे। आज शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो जब वो अदालत पेश हुए तो जितने सवालात उनसे किए गए उनका जवाब एक ही रहा कि मैं कैद में हूँ, मैं जेल में हूँ, मुझे बाहर के हालात का इल्म नहीं है। उन्होंने किसी भी मामले पर तबसरा करने से गुरेज़ किया। क्या कोई रिफ्ट है PMLN के अंदर और मामलात किस तरफ जाएंगे और किस हद तक पीपल्स पार्टी की मूव इफेक्टिव हो सकती है? मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PJ मीर साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया PJ मीर साहब आपके वक्त का। मोहसिन बेग साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। PJ मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। कैसे देखते हैं इस वक्त जो कल की तब्दीली है, हफीज़ शेख साहब को हटाए जाना, मुख्तलिफ एंगल्स हैं इसको देखने के, आप कैसे देखते हैं? देखें, नंबर 1 इन्होंने जाना ही था क्योंकि आफ्टर द इलेक्शंस आपके पास एक पीरियड होता है कुछ 6 महीने का, उसके अंदर आपको एक डिसीजन लेना है। प्राइम मिनिस्टर ने पहले ले लिया, अच्छी बात है, जाना है। अब बात आती है, देखें, हफीज़ शेख इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे याद है कि ही वांटेड टू बी द फाइनेंस मिनिस्टर इन जनरल मुशर्रफ टाइम, तो शौकत अजीज़ साहब ने नहीं बनाया इनको। और वो कहते थे कि ये बड़े अच्छे PR के हैं, इनका वर्ल्ड बैंक में बड़ा अच्छा एक वास्ट एक्सपीरियंस है, बट ही हैज़ नो एक्चुअल नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो उस वक़्त नहीं बनाया गया, हालांकि काफ़ी पुलचुल हो रही थी। ये इस फिर पीपल्स पार्टी में ये फाइनेंस बने, फिर उसके बाद अब ये यहाँ आए। अब बात यह है कि इनकी जो टीम थी, इनको चाहिए था एक टीम तकड़ी तैयार रखें। यहाँ बड़े अच्छे लोग हैं जो मैं समझता हूँ बिल्कुल आप कह लो शेल्फ, उनको शेल्फ पे रखा हुआ है और हमने उनको इस्तेमाल नहीं किया। हमें चाहिए था कि उन लोगों को इस्तेमाल करते, और जो टीम लीडर होता है, देखें, टीम लीडर सिर्फ एक आपको गाइड करता है, बाकी काम टीम करती है। ये आपके पास 2 प्राइम एग्जाम्पल्स है, स्टीव जॉब्स का है और बिल गेट्स का है। ये कोई ऐसे नहीं है, ये अफलातून, इनकी टीम बड़ी ज़बरदस्त है कि आप देखें कि इनकी कॉर्पोरेट कंपनीज कहाँ की कहाँ पहुँची हुई हैं। हमें भी यहीं एक मॉड्यूल इस तरह का बनाना चाहिए था जो कि नहीं बना। ये कोविड की वजह से आपकी इकॉनमी को काफ़ी धचका पड़ा, और लेकिन इसको आप रिवाइव कर सकते थे। जब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब ये जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट गई, इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर उस वक़्त $80 का पेट्रोल था, $80 का। अब
आपके पास सारी लिक्विडिटी मौजूद थी, लेकिन आपके पास मैनेजर्स ऐसे नहीं थे कि आप उसको कंट्रोल कर सके। हेंस आप 150 पे चले गए, आपका बजट ऑफसेट हो गया, और नुकसान किसका हुआ? पीपल्स पार्टी को हुआ, वो रिकवरी नहीं कर सके उसके बाद। सो द थिंग इज कि हम ये जो करते हैं कि रख लेते हैं बट नॉट गिवन द राइट टीम, दैट इज वेयर वी आई थिंक हमें डिफीट होती है। तो अब ये कर दिया, ठीक है, दैट इज वेरी फाइन। ये आपने उसी लाइन पे लेके आए जिस तरह मिफ्ता इस्माइल को आप लेके आए थे कि इनकी वो पोजीशन नहीं थी नेशनल असेंबली में, आपने मिफ्ता को भी उसको इंडक्ट किया, आपने हफीज शेख साहब को भी इस तरह इंडक्ट कर दिया। बट ये शॉर्ट टर्म मैं समझता हूँ रेमेडी नहीं। लेकिन पीजे मीर साहब, जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में खुद ही कहा कि शौकत अजीज साहब को अगर उस वक्त इस बात की समझ थी, फिर ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी रह गए, ये पीटीआई के दौर में भी रह गए, और आज ये पता लग रहा है कि डिलीवर नहीं कर पाए, ये इसका जवाबदेह कौन होगा कि एक शख्स इतने अरसे तक एक कलमदान संभालता है और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती? कि क्या टेस्ट एंड ट्रायल पे हम इस मुल्क को चलाते रहेंगे और इस मुल्क के मईशत को चलाते रहेंगे? बड़ी अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात है अरसलान। हम इसी तरह इस मुल्क को एडोकिज्म पे चला रहे हैं, हम परमानेंस पे नहीं चला रहे। जो आपके सामने आ जाता है आप उसको ले लेते हैं। और बदकिस्मती हमारी ये है कि जब हम मिनिस्टर्स, ये कोई गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट छोड़ दे, अक्रॉस द बोर्ड जो भी गवर्नमेंट्स आपके पास आई हैं, यू हैवंट हैड द राइट क्वालिफाइड पीपल टू बी द मिनिस्टर्स। यू हैवंट, आपने कभी भी सेक्रेटरीज भी क्वालिफाइड वो उन डिपार्टमेंट्स पे नहीं लगाया जिनकी आप देखो कि उनकी स्पेशलिटी थी। ये हमेशा ये होता आ रहा है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो आपने सवाल किया है, हम ये कब तक करेंगे? ये कब तक इस तरह मुल्क के साथ हम खेलते रहेंगे? हम प्रोफेशनलिज्म क्यों नहीं लेके आते हैं? आप आज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बिल्कुल राइटली सेड पीजे मीर साहब। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। बेग साहब, आप कैसे सारी सिचुएशन को देख रहे हैं? ये कोई एक तब्दीली नहीं है, अभी बताया जा रहा है शायद मज़ीद कुछ फैसले मुतवक्के हैं, एक आध दिन में उनका ऐलान हो जाएगा। आज वज़ीर आज़म साहब फिट भी हो गए हैं, काम पे भी वापस हैं। इससे पहले मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम हमने देखा, वो तब्दील हुए, आज ताबिश गौहर साहब को वो चार्ज दे दिया गया। ये उखाड़ पिछाड़ इतनी ज़्यादा काबीना में तब्दीलियाँ, इज़ इट आइदर परफॉर्मेंस बेस्ड के ये वज़ीर आज़म साहब परफॉर्मेंस देख के ये फिर फैसले करते हैं? पर सवाल ये है कि जो डिलीवर नहीं कर पाया एक वजारत को, उसको क्या सिर्फ ओहदे से हटा देना ये काफ़ी है? बस इतना ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अस्सलाम। बेसिकली अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं और 72 ईयर्स गुजरने के बाद हम एक फाइनेंस मिनिस्टर, एक माशियात का एक्सपर्ट नहीं पैदा कर सके इस मुल्क में। और जो गवर्नमेंट्स आती हैं या उनके पीछे जो भी कुव्वतें हैं, वो किस तरीके से इस अदारे को, इस मुल्क को चला रहे हैं। मातम उस चीज़ का करना चाहिए। परफॉर्मेंस जितनी मर्जी ये टीमें बदल लें, अगर खान साहब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो नीचे टीम परफॉर्म नहीं करेगी, वेरी सिंपल। और एक बंदा अगर एक सीट पे ठीक नहीं है जी, तो उसको दूसरा कलमदान देने दो। आपका क्या ख्याल है, वहां वो परफॉर्म कर लेगा? नहीं कर पाएगा। कैबिनेट चेंज इन्होंने करनी थी, वो तो मेरे ख्याल में शायद सदर साहब को कोरोना वायरस हो गया, इस वजह से डिले हो गई। ये और बहुत से लोग ये इंडक्ट करना चाह रहे हैं कैबिनेट के अंदर। देखना ये है कि 3 साल गुजर गए, 3 फाइनेंस मिनिस्टर लाए, तीनों फेल हुए, मिजरेबली फेल हुए। इकोनॉमी हमारी माइनस में चलेगी, ग्रोथ हमारी माइनस में चलेगी। इकोनॉमी को ऐसा झटका लगाया कि रिवाइवल होना नजर नहीं आ रहा। तो आप ये डिसीजन मेकिंग जो है, देखें अभी पीछे बात कर रहे थे एक्सपर्ट, पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट नहीं होते, वो टेक्नोक्रेट होते हैं। लेकिन आपका जो विजडम है, जो आपकी कॉमन सेंस है, वो उसकी जजमेंट से आप फैसले करते हैं। तो लगता ये है कि ये विजडम और कॉमन सेंस से आरी लोग हैं जिनको बड़ी बड़ी चेयर्स और ओहदे मिल गए हैं। उस वजह से आप आने वाले दिनों में भी देखिएगा, ये लाख इधर से उधर कर ले, लोगों को नए लोग लें। अगर आप परफॉर्म नहीं करते, आप गवर्नेंस बेहतर अपनी नहीं करते, आपकी मॉनिटरिंग नहीं अच्छी,
मैं नहीं समझता कोई प्रोग्रेस निकल सकती है। आप 4 वजीर और ले आए, और ये मैं हमाद अजहर साहब को बेस्ट विशेस दूंगा, लेकिन थोड़ा अरसा गुजर दीजिए, ये भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल नए हैं, इनको प्रोटोकॉल्स का नहीं पता। फाइनेंस मिनिस्ट्री मींस हाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर पावर्स, ये बड़ी बड़ी कमेटीज को हेड करते हैं। इसमें कोई इतना इजी काम नहीं है कि आप किसी को वन टाइम अनएक्सपीरियंस बंदे को लगा दें और उसे कहें कि वो फाइनेंस चला लेगा। इट इज इम्पॉसिबल। तो देखना यह है कि आपने कब तक इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट आपसे नहीं चल रहा, छोड़ दीजिए, सिलेंडर कीजिए। आप बजाय इसके कि रोज एक नया एक्सपेरिमेंट कर लें और लोगों को शामिल करके फिर लोगों को तसल्ली दें। आप अभी 20 दिन 25 दिन पहले इसी हफीज शेख को सेनेटर बनवा रहे थे अपनी जमात से 6 साल के लिए। अब क्या हुआ? तो उस वक्त भी वो परफॉर्म तो नहीं कर रहा था, तो फिर आप उसको ये फैसले ना तो सोच समझ के कर रहे हैं और ऐसे फैसले कर रहे हैं जो मुल्क और कौम को कॉस्ट कर रहे हैं। राइटली सेड बेग साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। ये पीजे मीर साहब जो ऑप्शन है कि छोड़ दें, नहीं हो रहा तो छोड़ दें। अब खान साहब के बारे में हम जानते हैं कि वो एक बड़े कभी गिव अप ना करने वाले एक इंसान हैं, लेकिन एक काम अब नहीं हो रहा तो क्या गिव अप नहीं करेंगे और इसी तरह चलता रहेगा और ख़राबियां पैदा होती रहेंगी? ये ठीक है, या फिर जिस तरह बेग साहब ने कहा कि गिव अप कर दे, छोड़ दें, आप मान लें नहीं आपसे चल रहा? देखिए जी, अब इनके पास एक मैंडेट है, इनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने कन्वर्ट करना है इनटू डिलीवरेंस। डिलीवरेंस आप उसी तरह करोगे जब आप देखें, फॉर एग्जांपल फॉरेन मिनिस्टर्स, आपके ये लकी है कि इनके पास देव गॉट अ गुड फॉरेन मिनिस्टर इन शाह महमूद कुरैशी। उनका एक्सपीरियंस है, पीपल्स पार्टी के साथ है, और इवन इनका स्टिंट एक लगा है, नॉट एज फॉरेन मिनिस्टर बट जस्ट एज अ प्रोविंशियल मिनिस्टर विद नवाज शरीफ। अब इनका एक पोलिटिकल एक ग्रूमिंग है। जब हम बात करते हैं हफीज शेख साहब की, इनकी वो पोलिटिकल ग्रूमिंग नहीं है इन कंपैरिजन टू दी अदर्स। यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि इनके जो आप अच्छे लोग फाइनेंस के अपने इंडक्ट कर लें। यार, अगर आपको एक ऑपोजिशन का भी अच्छा बंदा मिल जाता है ना आपके साथ काम करने के लिए, व्हाई नॉट? देखो ना, ऑपोजिशन वैसे भी एक गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, तो अगर आप वहाँ से अगर आप कोई इंडक्ट कर लें, या आप कोई और इधर से आपके पास जो और लोग हैं उनको कर लें, फाइनेंस सेक्रेटरीज को आप अपने साथ। अब ये जो अभी मोहसिन बेग साहब ने बात की, देखें, अब अगर तो हमाद ने आगे चलना है, Hamad should have the services and advisory, sort of a people जो कि former finance secretaries रहे हैं, because they know the workings, they know the mechanism. आपके पास यही है, और क्या है? आपके पास ऐसे कोई लोग एक्सपर्ट्स तो नहीं है जो कि एक्चुअरीज हों और आपको इधर आके बिठा दें, तो इस तरह तो काम नहीं चलता। हाँ, आप हमारी अख्तर है, उसके पास एक्सपीरियंस है, इज एन एक्चुअरी। हारून के पास है। आप ऐसे लोगों को मैं समझता हूं कि इंडक्ट करें फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। हमें छोड़ दें कि भाई कौन किसका है, कौन कहां का है, जो सर्व कर सकता है मुल्क को हमने वो करना है। अगर हम ये बात कर दें नहीं जी वो तो उस पार्टी का है, तो वो तो पाकिस्तान की है ना यार। आपने इस चीज का, आपने ये नेशनलिज्म लेके आनी है, ये रेवोल्यूशन लेके आना है इन पॉलिटिकल पार्टीज, एंड इमरान इज प्रोबेबली द ओनली पर्सन हु कैन डू इट। सो मैं समझता हूं कि आप एडवाइस के साथ चलें, सेन एडवाइस के साथ चलें। मिनिस्टर भी उसकी एक अच्छी एक एडवाइजरी ग्रुप हो। इकोनॉमिक के बड़े अच्छे सेनेटर अहमद अली है, इसने 9 दफा आपका बजट पेश किया है। आप इससे पूछो, ये आपको गाइड करेगा। पीजे मीर साहब, अभी आपने फरमाया कि इमरान खान साहब इज द राइट पर्सन फॉर दिस। खान साहब तो बिल्कुल कतन किसी के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं होते, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो किसी मौके पे आज तक नहीं बैठे। वो जब पाकिस्तान और भारत आमने सामने आ गए थे तब नहीं बैठे ऑपोजिशन के लोगों के साथ। वो कैसे ये सोच ले आए कि ये सब पाकिस्तानी की पॉलिटिकल पार्टीज हैं? मेरे ख्याल से जिस दिन वो ये ले आए उनकी अपनी सियासत ही खत्म हो जाएगी। ये अरसलान, देखो आप बात सही कर रहे हो, बट द क्वेश्चन इज आपके पास चेंजिंग टाइम्स है। आपके पास ये ऐसा एक वक्त आ गया है, एक तो इस हुकूमत को कोविड लड़ पड़ी है, पूरी दुनिया को कोविड लड़ पड़ी है, और आज आप देखेंगे तीसरी लहर क्या कर रही है आपके साथ। तो द क्वेश्चन इज कि हमने यहाँ मिलजुल के काम करना है। आप वो कहते हैं ना, क्योंकि अगर तो कैपेसिटी होती तो हम कर लेते। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप किसी के साथ बैठ के करें। आपने सही फरमाया कि देखो जी, अगर पहले नहीं हुआ तो अब हो सकता है। इट इज़ नेवर टू लेट फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, इट इज़ नेवर टू लेट। तो आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड। राइटली सेड जी। मैं एक ब्रेक की जानिब बढ़ूंगा, और
यहाँ पर वो बात याद आती है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी की एक बात हुई थी, वो किस नीयत से हुई थी या जो भी मामला था, बहुत सारे लोगों ने कहा जी नहीं कतन नहीं, लेकिन शायद वो उस वक्त की, आज से 2, 2.5, 3 साल पहले की अहम ज़रूरत थी कि ये एक मामले पर इत्तफ़ाक़ कर लिया जाता कि मईशत जो है वो बाकी सियासत से कतई नज़र और सब का मामला है, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का मामला है मुल्क की मईशत को बेहतर करना। लेकिन वो नहीं हुआ, सोलो फ़्लाइट ली गई, फिर उसके बाद तब्दीलियाँ, और आज ये पता लग रहा है कि हफीज़ शेख साहब भी डिलीवर नहीं कर पाए, और अब मज़ीद कोई क्या डिलीवर करेगा, दैट्स अ क्वेश्चन विच रिमेंस देयर। ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर हम पीडीएम की पॉलिटिक्स पर बात करेंगे और पंजाब के हवाले से बिलखुसूस बात करेंगे, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। बेग साहब, कुछ बात अब ज़रा करते हैं पॉलिटिक्स जो पीडीएम की है। वैसे तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि ख़त्म हो गई पीडीएम, लेकिन फिर भी कोशिशें की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी खुद से ये कह रही है कि जी हम कैसे निकल गए पीडीएम से, हम तो पीडीएम की बुनियाद रखने वाले थे। पीएमएलएन पहले ही करार दे चुकी है कि ये निकल गए उससे बाहर। ये पंजाब के हवाले से जो स्ट्रैटेजी है ये किस हद तक दुरुस्त है पीपल्स पार्टी की? बिल्कुल आपने सही फरमाया। एक्चुअली पीडीएम में जो लाइन खींची गई है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि ये पैच कभी वापस जुड़ सकेगा। कहने को तो सब जमाते हैं उसमें, लेकिन जो उसका मैकेनिज्म था या जो उसका प्रेशर था वो शायद आने वाले दिनों में ना हो। देखना ये है कि अगर पीपल्स पार्टी कोई ऐसा एडवेंचर करने जा रही है पंजाब में, तो पीपल्स पार्टी की पंजाब में स्ट्रेंथ नहीं है, वो नहीं कर सकते एक्सेप्ट नून लीग। तो नून लीग मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहेगी इस वक्त बुज़दार साहब को हटाया जाए, और वो खुद तो नहीं आ सकते और किसी और को लाया जाए, और वो जो किसी और को लाना है वो उनके लिए भी नुकसानदेह होगा नून लीग के लिए, क्योंकि बुज़दार के रहते हुए जिस किस्म की परफॉर्मेंस है बुज़दार साहब की या ओवरऑल गवर्नेंस जिस तरीके से पंजाब में हो रही है, उससे नून लीग का वोट बैंक बढ़ रहा है, और वो नहीं चाहेंगे कि बुज़दार साहब उतरे, कोई इफेक्टिव किस्म का चीफ मिनिस्टर आए और वो आके ऐसी गवर्नेंस करे और आने वाले जनरल इलेक्शंस में उनका वोट बैंक कम हो, तो वो नून लीग इंटरेस्टेड नहीं होगी। और ये जो पीपल्स पार्टी कह रही है, ये मैं नहीं समझता किस बेस पे कह रही है कि पंजाब में चेंज लाएं, वहां तो मेजॉरिटी नून लीग की है, तो ये मेरे ख्याल में फिजिबल नहीं होगा। ये फिजिबल नहीं होगा। शाहिद खान अब्बासी साहब ये भी कह रहे हैं कि अपोजिशन के पास अगर 57 अरकान हैं तो पीपी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाए। पी जमीर साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त पंजाब में कुछ होगा नहीं होगा? वज़ीर आला पंजाब ने तो कहा है खुल के कि जिसने जो करना है वो करे। कुछ अमली तौर पर होता नज़र आ रहा है पंजाब में आपको? देखें, जो हमारे इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, इनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का हाथ है, एंड प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्फिडेंस उन पे लिया हुआ है। अब क्वेश्चन है कि डिलीवरेंस की बात आती है। अब डिलीवरेंस के बड़े इन पे तनकीद भी हो रही है कि भाई ये डिलीवर नहीं कर रहे, ब्यूरोक्रेट्स कंप्लेन कर रहे हैं, इनके अपने एमपीएस भी कर रहे हैं, बट द प्राइम मिनिस्टर इज़ श्योर कि ये डिलीवर करेंगे। अब ये कब करेंगे, वी हैव टू वेट एंड सी। अब एज फार इनको जो अगर झटका किसी ने देना था वो झटका भी ख़त्म हो गया आपका, जो जिसकी अभी आपने बात की पीडीएम की। ये पीडीएम बेसिकली एक ऑपरेशन थी जो कि फ्लोट की थी कि इसकी मार्केट बनेगी या स्टॉक एक्सचेंज में उठेंगे, लेकिन ये नहीं हुआ, क्योंकि इनके आप इनकी देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो मर्जी कर लें, ये इकट्ठे नहीं हो सकते। आपने कोलिशन गवर्नमेंट देख ली थी, किस तरह पीएमएलएन बाहर आ गई थी कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर से, तो गवर्नमेंट के अंदर इकट्ठे नहीं हुआ, तो क्या आपका क्या ख्याल है ऑपोजिशन में होंगे? ये कन्वीनियंस होती है। ये दोनों जो पार्टीज होती हैं ये टेस्ट करती हैं जो नीचे शटलकॉक्स होती हैं। ये बाकी पार्टीज ये शटलकॉक पार्टीज हैं, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, उनको पता है कि कभी यहाँ से कोई बेनिफिट हो गया, यहाँ से बेनिफिट हो गया। सो एट द एंड ऑफ द डे ये टेस्ट करते हैं कि ये स्ट्रीट पार क्या होगी, लोग कितने निकलेंगे, क्योंकि आज ना पीपल्स पार्टी के लिए कोई
इतना निकलेगा ना PMLN के लिए निकलेगा। इनके नारे एग्जॉस्ट हो गए हुए हैं। अब ये जो अब आ जाए हैं, अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे इनके नारे भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि PDM आई थिंक उसका एक नेचुरल आप कह लो कि फेट कंप्ले हो गई है, एंड दैट इज नादर हेयर और देयर, क्योंकि इससे पहले भी आपने ARD, MRD, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी आपने कर दी, APDM भी कर ली, हर किस्म की ग्रैंड अलायंस हो गया, GRD, हर किस्म की आपने ये मुहिम आप हम चला देते हैं जब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, और इवेंचुअली वो फिजल आउट हो जाती हैं। सबसे बड़े चैंपियन थे अपना वो नवाज़ादा साहब, वो भी बेचारे अल्लाह यहाँ से फारिग हो गए। तो क्वेश्चन इज कि ये हम कब तक इस तरह करेंगे? नारा अरसलान लगता है जमलूली लंगड़ी जमहूरियत भी डिक्टेटरशिप से अच्छी है, लेकिन जब जमहूरियत आती है आप उसी को कहते हैं कि उसके खिलाफ एक PDM डेमोक्रेटिक मूवमेंट खड़ी कर देते हो। सो डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगेंस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। सो इसमें एक आप खुद ही देख लेंगे कि एक इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है। सो हमें यहाँ अगेन वी गॉट टू बी सीरियस ऑन दिस। ये जो कहते हैं ना ये म्यूजिकल चेयर्स, क्योंकि मैंने इन दोनों से पूछा था, नवाज शरीफ और बेनज़ीर से, दोनों को मैंने कहा था जब इन्होंने चार्टर डेमोक्रेसी की अरसलान, मैंने कहा एक्सक्यूज मी बट विल इट बी अगेन नाउ म्यूजिकल चेयर्स? तो बेनज़ीर said no, it is not going to be musical chairs. Now we will go on the right path and we will do this. मियाँ साहब ने आगे वो उन्होंने क्लास लेनी शुरू कर दी, जो फौज के हमारे फौजियों ने इतना नुकसान नहीं पहुँचा, जो इंडियन जनरल्स है, इंडियन आर्मी, उसने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना हमारे अपने फौजियों ने पहुँचाया। अब आप मुझे बताओ कि इस सिनारियो के अंदर डू यू रियली थिंक, एंड पर्टिकुलरली इन द लास्ट फ्यू स्टेटमेंट्स, डू यू रियली थिंक कि पीपल ये जो मुस्लिम लीग N है, डू यू रियली थिंक इट विल फिगर आउट एनीवेयर एल्स? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा वेज क्रिएट कर दिया, इस वेज को रिपेयर आई डोंट नो कौन करेगा, बिकॉज रिगार्डलेस ऑफ नवाज शरीफ PMLN इज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन दिस कंट्री। राइट जी। मोहसिन बेग साहब, जो एक चीज़ हम सुनते आए थे वो ये कि इस हुकूमत को ख़तरा है तो वो खुद ही से है, किसी और से नहीं है। अब इस वक्त PDM 10 जमातें इकट्ठी होकर एक मोमेंटम बिल्ड करके आज हमने देखा कि वो आराम से बैठ गए, कोई ख़तरा नहीं है, ना लॉन्ग मार्च हुआ, ना इस्तीफ़े आए, और भी किसी किस्म का कोई ख़तरा इस गवर्नमेंट को नहीं है, इदारों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, उसके बावजूद डिलीवरेंस नहीं है। सर, ये कितना बड़ा चैलेंज है और कैसे देखते हैं कि ये आने वाला अब जो रिमेनिंग 2-2.25 साल का अरसा है, इसमें इस मामले को ओवरऑल कम कर लेंगे या ये 5 साल बाद भी इसी सिचुएशन में हम खड़े होंगे? असलान, बेसिकली जो तहरीक इंसाफ को या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जो मौके मिले हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट उनको मिली है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बदकिस्मती होगी। और जिस तरीके से उन्होंने कौम से वादे किए थे, नया पाकिस्तान, इस्लाहात और स्टेटस को तोड़ेंगे और चीज़ों को स्ट्राइक, हम सब समझते थे कि वो ये काम कर जाएंगे, बिकॉज वो रवायती किस्म के पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो पावर में आए और आते साथ ही उन्होंने अपनी लाइन भी चेंज कर ली, अपने कोलोफेल में तजाद भी लेके आए। तो जो अभी जितना पीरियड इनका हुकूमत में गुजरा है, उससे तो ये लगता है कि आने वाले दिन भी इसी तरह शायद गुजर जाएंगे, और जो आवाम का और मुल्क का, हमारे मुल्की मसाइल हैं और आवाम के मसाइल हैं, उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। बेसिकली जिस नहज पे इन्फ्लेशन, महंगाई और बेरोजगारी है या बिजनेस या इकॉनमी के हालात हैं, मेरे ज़ाती ख्याल में ये है कि उसका तदारक इनके बस की बात नहीं रही। हम ऑलरेडी क्लैप्स फाइनेंशियली कर चुके हुए हैं, उसका रिवाइवल मुझे नहीं लगता कि इनके हाथों से हो सकता है। तो होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे सेंस प्रिवेल करे, इनको शायद जो इनके अंदर गुस्सा और जोश और जिस तरीके से ये एक्ट कर रहे हैं, उस तरीके से हुकूमतें नहीं चला करती, उस तरीके से मुल्क नहीं चला करते। आपने प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको बहुत ठंडे दिल से और एक विजनरी आदमी के तौर पर इसको लेके जाए कि आज से 2 साल 3 साल बाद हमारी इकोनॉमी, हमारे हालात, और देखिए हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट आती है। जब आप इतनी लड़ाइयां डाल दें, पार्लियामेंट को आपने बिल्कुल मफलूज कर दिया, तो उस सूरत में ना तो बिजनेस आता है, ना आपके यहाँ कोई इन्वेस्टर आता है। तो ये सारी चीजें इनके गौर तलब हैं। अगर अभी भी इनको सेकंड लाइफ लाइन मिली है
और इनके पास 2-2.5 साल पड़े हैं, अगर ये इसमें भी कोई बेहतरी कर दें और वो जो वादे इन्होंने किए थे उनमें से 2-4 ही पूरे कर दें, तो कम से कम लोगों को कुछ तो रिलीफ मिले। राइटली सेट। तो वो वादे पूरे करना इस वक्त ज़रूरी है, लोगों को रिलीफ देना ज़रूरी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद हमारा अपना तज्जिया हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र ना आ रही हो या हुकूमत कर रही हो और उसके समरात मिलना शुरू हो जाएं। ओनली वी कैन होप फॉर द बेस्ट। जी बहुत शुक्रिया दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।